हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएससी में। आज हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 9वीं के मैथ से वीडियो है। इससे पहले हमने इसका परिचय इससे पहली वीडियो में हमने दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं, आपको वहाँ उसका पूरा परिचय मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसको भी प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो हम यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नमाला 5.1 इसका पहला सवाल यहाँ देखेंगे। इस प्रश्नावली को हम 2 भागों में हल करेंगे यहाँ, और इससे अगली वीडियो में आधी यहाँ आधे आगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यहाँ कुछ कथन लिखे हुए हैं, उसमें से सत्य और असत्य बताने हैं, और ये भी कारण भी देना है कि वो सत्य है तो किस कारण से, असत्य है तो किस कारण से, उसका कारण भी देना है। इसको समझना है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हम पहला कथन क्या है। पहला कथन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है इसमें, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझ लीजिए इसको, एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु से कह रहा है केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये बिंदु है, अगर हम इसे देखें तो एक रेखा खींच गई। वो कह रहा एक रेखा, लेकिन उससे क्या होता है कि इससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये बिंदु है, इससे अनेक रेखाएं आप खींच सकते हैं। इस तरह से अनेकों रेखा खींचेंगे, असंख्य रेखाएं। तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये सत्य होगा असत्य। सवाल कह रहा है केवल एक रेखा, लेकिन बिंदु कह रहा है उससे अनेक रेखा खींची जा सकती है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा सवाल यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य कारण आपको बता दिया कि हम जब बिंदु लगाएंगे उससे हम अनेकों रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बनेंगी, ये सब क्या है, असंख्य, इसलिए ये असत्य है। दूसरा कथन क्या है, उसे दूसरा देखेंगे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। आपके मैथ में दिया है, अभिग्रहित 5.1 के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर, जैसे दो अलग अलग बिंदु हैं, ये समझ लीजिए, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये दो बिंदु हैं अलग अलग, भिन्न बिंदु हैं। दो होकर जाने वाली असंख्य रेखा आप खींचिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली ऐसी कौन सी रेखा जो इस बिंदु से भी जाएगी, इससे भी जाएगी, तो समझ लीजिए उससे क्या होगा, एक रेखा खींचेगी। कितनी रेखा खींचेगी, एक ही रेखा खींचेगी दो बिंदुओं से। ये अभिग्रहित 5.1 के अनुसार है, जो यूक्लिड जी ने अपना विलिखित में कहा है। ये अद्वितीय रेखा भी कहलाती है, इसको हम अद्वितीय रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ऐसा कथन है। वो कह रहा है असंख्य खींची जा सकती है, असंख्य नहीं, एक ही रेखा खींचेगी, तो ये भी क्या होगा, असत्य है। ठीक है, ये समझ में आपकी आ गया होगा। तीसरा कथन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये यूक्लिड जी ने कहा है। इसमें अभिधारणा 2 यूक्लिड जी की हमने बताई है इससे पहली वीडियो में, अभिधारणा 2 यही है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक रेखा अशांत, ये रेखा है, ठीक है, ये दो बिंदु से मिलकर एक रेखा आपकी बनी हुई है, तो ये बताया है इसमें अनिश्चित रूप से, ये शांत कहा गया इसको, अद्वितीय जो रेखा होती है, अभिधारणा 2 के अनुसार। इसे हम
जब ये रेखा है इसे हम दोनों तरफ को बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है एक शांत रेखा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ बढ़ा दिया, तो इसलिए कहेंगे इसको सत्य। ये सत्यवाद है, ये सत्य कहा गया। चौथा बिंदु है इसमें, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। दो वृत्त बराबर हैं, दोनों त्रिज्या बराबर है। ये आप समझ लीजिए इसको। कैसे? मान लिया कोई दो वृत्त हैं, ये देखिए, ये वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु, और ये जो दूरी कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा वृत्त भी सेम इसी तरह का है। आप प्रकार से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। गोल वृत्त बनेगा, बराबर त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या इसकी, तो दोनों की त्रिज्या सेम। मान ले ये त्रिज्या 2 सेमी है, तो इसकी भी 2 सेमी है, तो हम 2 सेमी की दूरी प्रकार में भर करके वृत्त बनाएंगे। ये भी वृत्त और ये भी वृत्त, 2 वृत्त हो गए। अब वो कह रहा है यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं। जब हमने दोनों वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्या तो बराबर होंगी। यदि ऐसा गोला बनाए और इसको इसके ऊपर रखें या इसको इसके ऊपर, तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। यानी ये वृत्त इस वृत्त के ऊपर रखते हैं तो ये पूरा पूरा इसको ढक लेगा, ठीक है। तो इसको हम संपाती भी कहते हैं। तो एक दूसरे के संपाती भी होते हैं। यानी जब एक वृत्त दूसरे को ढक लेता है तो पूरा हो गया, त्रिज्या भी बराबर, उसका वृत्त भी बराबर, एक दूसरे के संपाती होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? सत्य। ये कथन क्या है? ये सत्य कथन है, ठीक है। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, ठीक। अब आइए 5वां, आकृति 5.9। ये मैथ में दिया गया, जो आकृतियां हैं ये 5.9 में है, चित्र नंबर 5.9। यदि AB बराबर PQ, PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा, ठीक है। ये क्या है? जो आपकी यूक्लिड की अभिग्रहित जो कथन है तो उसमें दिया गया है, पहला वाला जो हमने वीडियो में बताया, उसमें दिया गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये यूक्लिड जी की अभिग्रहित का जो पहला कथन है उसके अनुसार AB बराबर PQ, PQ बराबर XY। तो इसमें देखिए 3 रेखा यहाँ पे है, AB, PQ और XY। उसमें दिया है जब ये AB बराबर PQ, यानी ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है और PQ इसके बराबर है, तो AB बराबर XY। तो ये AB बराबर XY, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी। ये यूक्लिड जी ने अपने ग्रहित के पहले कथन में कहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जब ये वस्तु इसके बराबर, ये वस्तु इसके बराबर है, तो ये वाली वस्तु इसके बराबर होगी। ऐसा उन्होंने अपने कथन में कहा है। तो हम इस कथन को कह सकते हैं ये सत्य है। कैसा कथन है? सत्य कथन है। ये था इस प्रश्नावली का पहला सवाल। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। अब देखेंगे हम इसमें दूसरा सवाल क्या है। देखिए उसका प्रश्न कुछ बड़ा है, मैंने कुछ लिखा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आगे आप किताब में से पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित पाएंगे? तो कुछ परिभाषा यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ उसको देखेंगे, कैसे करेंगे उसको उदाहरण से समझेंगे ठीक से। क्या है? ध्यान दीजिए। पहला यहाँ पर है समांतर रेखाएं। क्या होती हैं समांतर रेखाएं? हम उसको परिभाषित करेंगे पहले, फिर उसको समझेंगे। ध्यान दीजिए, वे 2 रेखाएं समांतर कहलाती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। वे समांतर रेखाएं
कहलाती हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए रेखा ए, इनके बीच की दूरी सब जगह बराबर होती है, ये कहीं तक भी बढ़ाएं तो ये आपस में ना मिले, ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। आपके जो है कापी में जो लाइनें होती हैं वो भी समांतर होती हैं, रेल की पटरी है, समांतर रेखाएं हैं, क्या उदाहरण हैं। ऐसे हम इससे जो है करेंगे, जो हमारी परिभाषा होगी समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, कहीं नहीं मिले, वो समांतर रेखाएं होती है। ये पहली परिभाषा समांतर रेखाएं की। दूसरी परिभाषा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं उसको ध्यान से देखिए, पहले परिभाषा फिर हम उसको उदाहरण से समझेंगे। कैसे? दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती हैं कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। समझ लीजिए इसको, लंब रेखाएं कैसे? देखिए, एक रेखा है इस तरह से और दूसरी इस पर, दो रेखाएं एक दूसरे इस प्रकार खड़ी रहती हैं, दूसरी रेखा ये आ जाती है, तो ऐसी रेखाएं लंब होती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। और यहाँ जो कोण बनता है वो समकोण होता है। यहाँ लंब रेखाएं खड़ी एक दूसरे पर खड़ी होती हैं तो वहां एक कोण समकोण होता है। तो हम इसको यहाँ परिभाषा उसको हमने उदाहरण से समझा, कैसी होती हैं दो रेखाएं, उस पर कोण कैसे बनता है। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं लंब रेखाएं। ठीक है। अब तीसरा है इसमें रेखा खंड। आपने पढ़ा रेखा और रेखा खंड, एक होती है रेखा और दूसरा होता है रेखा खंड। खंड माने टुकड़ा, यानी रेखा का कुछ भाग ऐसा। तो क्या है उसकी परिभाषा? जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कोई से मान लिया हमने दो बिंदु, ये एक बिंदु और ये दो बिंदु, इससे मिलकर के रेखा बन गई, ये इसको कहते हैं रेखा खंड। यानी जिस रेखा के दो अंत बिंदु हों, जैसे रेखा तो इसमें बिंदु है, जिसको ऐसी रेखा को कहते हैं हम रेखा खंड। दो बिंदु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हो आपको रेखा खंड ऐसे होती है, ठीक है। अगली नेक्स्ट परिभाषा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी एक वृत्त होता है, उसकी त्रिज्या क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त, आप वृत्त देखिए क्या है, इस तरह का एक वृत्त होता है, गोल वृत्त है। उन्होंने कहा वृत्त की परिधि से, और ये जो हमारी गोलाई भाग है, गोल है, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहा जाता है इसको? परिधि कहा जाता है। परिधि से केंद्र की, केंद्र बिंदु कहाँ होगा? जहां प्रकार की नोक से हम वृत्त बनाते हैं वो उसका केंद्र बिंदु होता है। वृत्त के केंद्र की दूरी, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, ये जो दूरी कहलाती है ये कहलाती है त्रिज्या। इसको कहा जाता है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आ गई? गोल आकृति ये वृत्त की परिधि कहलाती है, बीच में केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक। अगला है वर्ग। देखिए वर्ग में क्या है? यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, उसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं कैसी हों? बराबर हों, और चारों कोण समकोण हों, यानी 90 अंश के हों, तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहा जाता है। देखिए हमने वर्ग बनाया, उसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इस तरह से जो आकृति होती है वो चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों, और चारों कोण समकोण, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, इस प्रकार की आकृति होती है। तो इसी आकृति के अनुसार कहा गया चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण, तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। ये है वर्ग की परिभाषा। आपको उदाहरण से ये सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरा सवाल था। अब आगे इसमें देखेंगे तीसरा सवाल। इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। दिया है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो अभिधारणा दी गई हैं, उन पे हमें विचार करना है। क्या है? पहली अभिधारणा है दो भिन्न बिंदु A और B
दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। ये पहली अभिधारणा है। दूसरी अभिधारणा क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं। दूसरी अभिधारणा, इसके 2 अभिधारणाओं के नीचे दिया गया है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? इन 2 अपरिभाषित शब्द है, उसको देखें बाद में। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी असत्य या उनका कोई विरोध है इस तरह के? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। ये बात यहाँ प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हम पहली अभिधारणा को देखते हैं। सबसे पहले 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर 2 बिंदु देखिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। 2 भिन्न बिंदुओं पर एक तीसरा बिंदु C, 2 भिन्न बिंदु है। यदि देखें तो तीसरा बिंदु ये हो गया आपका A B। इसे अगर हम ऐसे सीधी रेखा बनाते हैं तो वो कह रहे हैं क्या, 2 बिंदु रहने पर तीसरा C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित हो। बीच में हो सकता है C, जो बीच में हो, ऐसा सही है। यही वो कह रहा है कि A और B के बीच स्थित होता है C बिंदु। एक बिंदु, 2 बिंदु, तो इसका हो गया A, ये हो गया B, और तीसरा बिंदु बीच में यहाँ C, ये हो सकता है। ठीक है, यही अभिधारणा कह रही है। दूसरी अभिधारणा क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ऐसे भी है, देखिए 2 बिंदु ये आ गए, ये हमने रेखा खींच दी, सीधी पटरी से खींचेंगे इसको, सीधी पटरी रख करके A B, इसके 2 बिंदु हो गए, एक A और एक B। तो क्या कह रहे हैं? 3 बिंदु दिखाने हमें, एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक C बिंदु या कहीं भी हो सकता है, उसे यहाँ मान ले, तो ये क्या है? C बिंदु। यहाँ भी, इधर या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। यही दूसरी अभिधारणा कह रही है, कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा पर नहीं है, हो सकता है 3 बिंदु एक सीध में भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो 2 अभिधारणा यहाँ थी। तीसरा नीचे दिया है, क्या इन अभिधारणाओं से में कोई अपरिभाषित शब्द है? देखिए 2 अभिधारणा दी गई हैं, इसमें कोई ऐसा शब्द है क्या अपरिभाषित है? उसकी परिभाषा नहीं। ध्यान दीजिए, पहला क्या है? 2 ये बिंदु, तो इसमें बिंदु की क्या परिभाषा है? यहाँ नहीं है। तो ये परिभाषित शब्द कौन से हो गए? अपरिभाषित शब्द कौन से हो गया? यहाँ पर एक हो गया बिंदु। ठीक है, इसमें परिभाषित शब्द है बिंदु, यहाँ बिंदु की परिभाषा नहीं है। दूसरे अवधारणा में देखते हैं, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर, रेखा की परिभाषा दी नहीं, तो दूसरा हो गया शब्द यहाँ रेखा। दूसरा शब्द क्या हो गया? रेखा। यही कह रहा है कि अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, बिंदु और रेखा 2 शब्द यहाँ अपरिभाषित हैं। आगे चलते हैं, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? हाँ, अविरोधी है। क्या असत्य? नहीं, अविरोधी, एक दूसरा विरोध। ऐसे अभिधारणाएं, इसमें हाँ जाएगा। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? यूक्लिड की अभिधारणाएं आपने इससे पहली वीडियो में पढ़ी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, उससे नहीं आएगा इसका उत्तर। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होते हैं। जो हमारी धारणा यहाँ दी गई है, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, तो इसका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, आज यहाँ आपने प्रश्न वाली जो 5.1 है उसके 3 प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखा है। तो यहाँ तीनों, इससे जो शेष सवाल हमारे बचे हैं उन सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, उसमें आपको इनका हल मिलेगा। यहाँ पर आपको
यहाँ देखिए वीडियो कैसा लगा, जो हमने यहाँ बताया है समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखे हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।